आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका डेली होमवर्क सीरीज जो चल रहा था, ये 9 क्रम का चल गया है। इसी के बेस्ड पर जो है ये फुल प्रैक्टिस सेट लाया गया है और ये जो है पूर्णतः जो है दरोगा पर आधारित है। ठीक है, दरोगा एग्जाम पर पूर्णतः ये प्रैक्टिस सेट आधारित है। और जो भी अभी तक 9 प्रैक्टिस सेट अगर आपने होमवर्क सीरीज देखा होगा तो इसमें जो है आपको 80% क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपने बनाया होगा तो आपका 80% बन गया होगा। जो भी नहीं बना है तो चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, तो उसको आपको देखना है। और इसका पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया है। जो भी टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, कई बोलते हैं कि टेलीग्राम लिंक क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक आपको दिया गया है, वहीं पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोला गया है। पहला प्रश्न बोला गया है कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रगढ़ में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी थी। अगर नहीं दी थी तब हो जाएगा आपका अलीवर्दी खां। कौन हो जाएगा? अलीवर्दी खां हो जाएगा। अलीवर्दी खां का अगर बात करेगा बंगाल का नवाब कब से कब तक रहा, तो याद रखनी है 1740 से लेकर 56 तक ये बंगाल के नवाब के पद पर रहे थे। इनके बाद जो है सिराजुद्दौला हो गया, और सिराजुद्दौला ने याद रखनी है एक हुआ अलीनगर की संधि। क्या बोलिएगा? अलीनगर की संधि होता है इन्हीं के दौरान। और इन्हीं के दौरान याद रखनी है 20 जून 1756 को। क्या बोलिएगा? 20 जून 1756 को जो है एक ब्लैक होल की घटना देखने को मिलता है, जिसके द्वारा याद रखनी है यहाँ पर किलाबंदी रखने का अनुमान दे दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करिए। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को हुई थी, बिल्कुल ठीक है। और इस घटना का उल्लेख अंग्रेजी अधिकारी हॉलबेल ने किया था, तो दोनों का दोनों कथन सही है। देखिए ब्लैक होल का जो घटना हुआ था 20 जून 1756 को हुआ था, और एक काल कोठरी में जो है 146 आदमी को बोला गया है कि बंद कर दिया, और इसमें से जिंदा बिल्कुल से 23 व्यक्ति ही जीवित निकले, और उसी में था हॉलबेल, और हॉलबेल ने ही इस घटना को बाहर बताया। और ये किससे संबंधित था? सिराजुद्दौला से संबंधित था। तो यहां से दोनों का दोनों कथन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम समय कौन सा है? तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? अलीवर्दी खां हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका सुजाउद्दीन हो जाएगा। सुजाउद्दीन के बाद क्या हो जाएगा? सरफराज खां हो जाएगा। सरफराज के खां के बाद कौन हो जाएगा? सिराजुद्दौला। तब हो जाएगा आपका मीर जाफर। उसके बाद होगा मीर कासिम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 2 3 1 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो ये कौन हो जाएगा? हैदर अली। हैदर अली ने याद रखेगा सभी चीज जानता था कि अंग्रेजों से युद्ध होगा, इसीलिए इन्होंने जो है डिंडीगुल मैसूर में जो है एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? देखिए बात करिएगा यहाँ पर सिख गुरु। क्या बोलिएगा? सिख गुरु। सिख गुरु के संस्थापक की बात करिएगा तो ये कौन हो जाएगा? आपका गुरु नानक हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? गुरु नानक हो जाएंगे। और इसमें जो है टोटल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। गुरु नानक के बाद कौन हुए? अंगद हुए। अंगद के बाद कौन हुए? अमर सिंह हुए। अमर सिंह के बाद कौन हुए? याद रखनी है राजा राम हुए। कौन हुए? राजा राम राम हुए। और उस उन्होंने उनके बाद जो है कौन हुआ? गुरु अर्जुन देव हुआ। कौन हुआ? गुरु अर्जुन देव हुआ। गुरु अर्जुन देव के बाद कौन हुआ? याद रखनी है गुरु अर्जुन देव के बाद हुआ हर राय। हर राय के बाद कौन हुआ? याद रखनी है हरगोविंद हुआ। हरगोविंद के बाद कौन हुआ? हरगोविंद के बाद हरकिशन हुआ। हरकिशन के बाद आपको तेग बहादुर हुआ। तेग बहादुर के बाद आपको याद रखनी है ये कौन हो जाएंगे? याद रखनी है तेग बहादुर के बाद एक हुआ गुरु गोविंद सिंह। क्या बोलिएगा? गुरु गोविंद सिंह हुए। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है याद रखनी है गुरु अर्जुन देव जो 5वें क्रम के गुरु थे, और ये गुरु तेग बहादुर ये 9वें क्रम के जो थे। इन दोनों को जो है मुगल शासक द्वारा जो है फांसी पर लटका दिया गया था, यानी कि मृत्यु बन दिया गया था। और अर्जुन देव को किसने दिया था? तो याद रखनी है मुगल शासक जहांगीर ने। और तेग बहादुर को किसने दिया था? तो याद रखनी है औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया? देखिए ये जो चौथ होता है एक प्रकार का होता है चौथ, एक होता है सरदेशमुखी। क्या बोलिएगा? सरदेशमुखी होता है। चौथ जो होता है पूरे भूमि का 1/4% होता है, 1/4, और सरदेशमुखी होता है 1/10 ठीक है, 1/10 भाग होता है पूरे जमीन का। तो मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार जो दिया था वो किसने दिया था? तो याद रखनी है बाजीराव प्रथम ने। बालाजी बाजीराव प्रथम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? बाजीराव प्रथम। तो इसमें प्रथम नहीं है, तो आप यहाँ से राइट आंसर इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के अधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? अधिपत्य की दृष्टि से पूछेगा, अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध रहा वो कौन रहा था? बक्सर का युद्ध रहा था। पलासी का युद्ध तो बोल सकते हैं एक प्रकार का शतरंज था। क्या था? शतरंज था। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो कि मीर जाफर ने जो है इसको धोखे से मार दिया सिराजुद्दौला को। लेकिन पूरा जो प्रभुत्वशाली अंग्रेजों ने भारत में बसाया वो किस युद्ध में? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखनी है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखनी है भारत की संयुक्त सेना था इसमें और अंग्रेज था। अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो ये चीज ध्यान देनी है, हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और भारत के संयुक्त सेना में याद रखनी है कौन कौन थे? शुजाउद्दौला थे, और बोल सकते हैं मीर कासिम थे, और याद रखनी है मुगल शासक इसमें बहादुर शाह प्रथम थे। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और यहाँ पर जो है अंग्रेज की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो ने। और इसी के बाद जो है याद रखनी है क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होता है। क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होता है। और इलाहाबाद का संधि कब होता है? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, उत्मानसा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया था? तो आपको पता है बार्थोलोमियो डियाज ने किया। इसने ये जो है बार्थोलोमियो डियाज जो है भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन बोल सकते हैं ये जो है भारत तक नहीं आ पाया और एक जगह खोजा, उसने इसका नाम कर दिया केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड होप से की यात्रा के दौरान ही इसी के द्वारा इन्हीं के मतलब कि बोल सकते हैं मार्ग में आने के लिए ये 1498 ईस्वी में सबसे पुर्तगाली जो यात्री आया वो कौन था? आपको वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा था। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और इसी इसी रास्ते से ये जो है आए थे। और वास्को डी गामा जो भारत आए थे ये कहाँ पर आए थे? तो याद रखनी है कालीकट बंदरगाह पर आए थे। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पर आए थे। और कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है? तो केरल में है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वहां पर इसका स्वागत किसने किया था? तो याद रखनी है जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन ने किया था। तो ये चीज ध्यान देनी है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चैप्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया? तो ये रानी एलिजाबेथ ने किया। किसने किया? रानी एलिजाबेथ ने किया। तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे का सवाल देखिए क्या बोला गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। फ्रांसिस डी ने क्या किया था? तो याद रखनी है मद्रास का संस्थापक था। तो ये हो जाएगा। जॉब चार्नक ने कलकत्ता का संस्थापक किया था। तो ये चीज ध्यान देनी है। और गोलाल्ड अग्नियार ने बंबई का संस्थापक था। तो ये तीनों का तीनों कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कर्नाटक के युद्ध के बारे में बताया गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेगा तो ये एलेक्सा सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ है। तो एक का हो जाएगा 4। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा 1। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 3। और ये जो है पांडुचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ है। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है ये ब्रिटिश की हार हुआ था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से हो जाएगा 2। और प्रथम मैसूर युद्ध ने किसको हराया था? ब्रिटिश को। तो याद रखनी है हैदर अली ने हराया था। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 3 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ था? तो आपको पता है फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पर जो है कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे? 3 कर्नाटक युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेकर 48 के बीच चला था। और ये जो समाप्त हुआ था बोल सकते हैं एलेक्सा सापल की संधि के तहत। क्या बोलिएगा? एलेक्सा सापल संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करेगा तो ये कब हुआ था? तो याद रखनी है 1749 से लेकर 54 तक चला था। और ये जो एक और निर्णायक युद्ध हुआ था ये चीज ध्यान देनी है। और इसकी जो समाप्ति हुई थी किसके समाप्ति हुई थी? याद रखनी है पंडुचेरी के तहत। पंडुचेरी की संधि के तहत इसकी समाप्ति हुई थी। वही बात करेगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखनी है 1756 से 63 के बीच हुआ था। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो याद रखनी है पेरिस के संधि के तहत। और इसी को हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के द्वारा भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और अफगान के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और अफगान के बीच हुआ था। जिसमें मराठा से नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखनी है सदाशिवराव भावने और विश्वासराव भावने। और अफगान से किसने किया था? तो याद रखनी है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा इसमें नेतृत्व किया गया था, जिसमें कि मराठा की बुरी तरह से पराजय हुआ। ठीक है, तो ये आपका कथन गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई नहीं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर संयंत्र रचा। तो बिल्कुल का ये कथन सही है, लेकिन 1 और 2 आपका गलत है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सही उत्तर सुनिए। केवल 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ? नहीं, हैदर अली जीता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पराजित किया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर में हैदर अली की याद रखनी है पहले ही मृत्यु हो गया था 1780 से 82 के दौरान, ठीक है। और यहाँ पर इसके इसी का क्वेश्चन है, ये बोला गया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया? नहीं, टीपू सुल्तान जो है युद्ध हार गया और अपना भूभाग जो है अंग्रेजों को दिया, ये भी आपका गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य ही दिवंगत हुआ यानी मारा गया, तो ये कथन आपका सही हो जाएगा, बल्कि 1 और 2 और 3 जो है गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? यानी कि किसका मिलान सही है? द्वैत शासन की नीति किसने लाया? रॉबर्ट क्लाइव ने, तो ये बिल्कुल ठीक है। और ये कब लाया गया था? तो याद रखनी है 1765 में लाया। सहायक संधि की नीति बेलेजली द्वारा, बिल्कुल ठीक है। सहायक संधि अगर पूछेगा सर्वप्रथम किसने लाया तो डुप्ले हो जाएगा, और इसका विस्तार किसने किया? बेलेजली ने किया। व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति डलहौजी के द्वारा, तो यहाँ सभी का सभी कथन जो है आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1903 में करजन में थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई, बिल्कुल ठीक है। एकवर्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया। नहीं, 1925 में नहीं, 1924 में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल एक कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, फिर जो है राम रेलवे को जो है आम बजट से जो मिलाया किसके द्वारा, तो याद रखनी है विवेक देवराय समिति द्वारा। क्या बोलिएगा? विवेक देवराय समिति के द्वारा इसको जो है मिलाया, तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको जो है सुमेलित करना है, तो अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? कॉर्नवालिस ने, चार्ल्स करंट और जॉन सोर, ये हो जाएगा बिल्कुल। रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा, तो ये भी सही हो जाएगा। महलवारी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बीट के द्वारा, तो ये हमने कई बार बताया है कि अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में आया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करिएगा तो 1820 ईस्वी में आया था। और महलवारी व्यवस्था की बात करेगा तो 1822 ईस्वी में आया था। ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, तो यहाँ से राइट आंसर 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। और इसने क्या लिखा था? याद रखनी है, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। क्या बोलिएगा? धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखनी है, ये भी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, तो याद रखनी है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोलिएगा? द पॉवर्टी ब्रिटिश इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी किसने द्वारा लिखा गया है? तो याद रखनी है 1904 ईस्वी में लिखा है। और ये भी किसके द्वारा लिखा गया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या बोलते हैं? द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलिएगा? ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति हुए जो कि याद रखिएगा कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन किया। एक बार 1886 में किया, उनके बाद याद रखनी है एक बार 1800 बोल सकते हैं लगभग जो है 1893 में किए थे, ठीक है। और एक बार जो है 1906 में किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि एक कथन गलत है। क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रफल जो में है, जो राजस्थान जो है भारत सबसे बड़ा राज्य है। और याद रखनी है, क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान की बात करिएगा तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आपका बात क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के बाद आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इतना चीज को एकदम आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे है, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा राज्य, नहीं, यूपी चौथा राज्य हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? देखिए 9 डिग्री चैनल एक याद रखनी है, एक होता है आपका क्या बोल सकते हैं? लक्षद्वीप। क्या होता है? लक्षद्वीप होता है, ठीक है। और एक आपका होता है, याद रखनी है, मिनिकॉय। क्या होता है? मिनिकॉय होता है। मिनिकॉय होता है। और एक आपका होता है, याद रखनी है, मालदीव। सबसे नीचे क्या है? मालदीव है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका प्रश्न बनता है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर से 3 प्रश्न बनते हैं आपका। देखिए सबसे पहले जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो रेखा होती है, ये किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल जो है इसको अलग करता है। और लक्षद्वीप का राजधानी है, याद रखनी है, किरीवाती। क्या बोलिएगा? किरीवाती जो है ये बोल सकते हैं, कावरती जो है ये किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप या बोल सकते हैं कावरवती को जो अलग करता है, ये 9 डिग्री चैनल करता है, तो इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। एंटी द्वीप को करावती द्वीप से नहीं, मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप द्वीप से ये नहीं होगा, ये 8 डिग्री चैनल करेगा। और अंडमान द्वीप को निकोबार से ये तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा होगा। और कावारवती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से, तो यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप की राजधानी कावरती को मिनिकॉय से अलग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांडुचेरी की क्षेत्र विभाजित किया गया। देखिए पांडुचेरी का क्षेत्र की बात करेगा तो इसमें जो है 4 जिला होते हैं। कितने जिला हैं? 4 जिला जो होते हैं ये सभी जो है अलग-अलग राज्यों में है। तो एक आपका राज्य होता जाता है कौन? तमिलनाडु। कौन हो जाता है? तमिलनाडु हो जाता है। उसके बाद एक होता है आपका केरल। क्या होता है? केरल होता है। और एक आपका होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है यमन जिला जो है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। केरल में कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है माहे जिला जो है तमिलनाडु का, वो पांडुचेरी का, वो कहाँ पर है? केरल में। और तमिलनाडु में कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है पांडुचेरी हो जाएगा। और एक आपका जिला है, याद रखनी है कराईकल। क्या बोलिएगा? कराईकल। तो ये 4 जिला जो है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो इसको एक बार ध्यान लीजिएगा। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा भारत के बारे में सही है? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं, विश्व का जो है ये क्या हो जाएगा? 7वां बड़ा देश हो जाएगा। 5वां देश की बात करेगा तो ये आपका कौन हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। तो ये तो कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको जनसंख्या के आधार पर पूछेगा, जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 17.5% हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखिए इसी का जो है आगे दिया गया है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है? नहीं, पूरा भारत जो है उष्णकटिबंधीय में नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक बोल सकते हैं कि हर एक प्रकार का मौसम है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय स्थित नहीं है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं 2 और 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर है 82.5 डिग्री पूर्व, बोल सकते हैं पूर्वी देशांतर, इसको हम लोग बोलते हैं मानक समय रेखा। क्या बोलेंगे? मानक समय रेखा। और मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखनी है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका ट्रिक है क्या? मौका। क्या याद रखिएगा? मौका। मध्य प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके बिहार दरोगा में बनते हैं। आगे की सवाल देखिएगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान में याद रखनी है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा बनाती है, और भारत से 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। तो ये जो है एक रेखा है, याद रखनी है रेड क्लिप रेखा। क्या बोलिएगा? रेड क्लिप रेखा जो है यही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे पहले आपका कौन आ जाएगा? जम्मू कश्मीर आ जाएगा, उसके बाद आपका लद्दाख आ जाएगा। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अगर राज्य की बात करेगा तो एक आपका सबसे पहला पंजाब आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद आपका गुजरात आ जाएगा। तो यही जो है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर से देखिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? भारत के तटीय भाग संकरे मैदान मिलते हैं, तो ये बिल्कुल का बिल्कुल कथन सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, बिल्कुल ठीक है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है? नहीं, हिमालय का जो है पहाड़ी भाग जो है सबसे पुराना नहीं है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हिमालय का अगर सबसे पहाड़ी भाग पुराना पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा अरावली पर्वत। कौन हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगा। तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। या तो प्रायद्वीपीय पठार बोल सकते हैं। अरावली पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है गुरु शिखर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की लंबाई की बात करेगा तो 1722 मीटर होते हैं। यही कथन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत उसको कहा जाता है कि जो याद रखनी है, बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत उसको कहते हैं जो 3 तरफ जल से और 1 तरफ स्थल से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। वैसा स्थान जो 3 तरफ जल से घिरा हो, 1 तरफ स्थल से, उसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और वैसा हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसको हम लोग बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमध्य समूह किस नाम से जाना जाता है? तो गोंडवानालैंड। क्या हो जाएगा? गोंडवानालैंड। याद रखनी है भारत में कितने प्रकार के चट्टान है? तो याद रखनी है 4 प्रकार के, ए डी के वी। ठीक है, जैसे हो जाएगा आर्कियन क्रम का, धारवाड़ क्रम का और कुडप्पा क्रम का और बिंद क्रम का, और एक याद रखनी है गोंडवाना क्रम का। क्या बोलिएगा? गोंडवाना क्रम का। सबसे पूछेगा कि खनिज संसाधन कौन है? याद रखनी है ये हो जाएगा आपका धारवाड़ क्रम। सबसे पूछेगा हीरा कहाँ पर होता है? तो याद रखनी है कुडप्पा में। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल अरावली के पश्चिमी भाग में है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? ये चीज आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखनी है चौलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि एक कथन गलत है? अखिल दर्रा जो है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि अखिल दर्रा जो है लद्दाख को, याद रखनी है लद्दाख को बोल सकते हैं कहाँ से जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका ठीक है। शिवकला दर्रा सतलुज नदी को गुजरता है, बिल्कुल ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जोजिला दर्रा श्रीनगर के लद्दाख में। यहाँ पर से थोड़ा सा देखिए, लद्दाख में अगर पूछेगा कि आपको कौन कौन से दर्रा है, तो याद रखनी है एक तो आपका हो गया अघिल दर्रा, उसके बाद याद रखनी है एक आपका मुरलिंग दर्रा होता है। क्या होता है? मुरलिंग दर्रा होता है। तो
ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहीं पूछेगा जम्मू कश्मीर में कौन-कौन है, याद रखनी है। एक आपका हो जाएगा बुर्जिला दर्रा, क्या बोलिएगा, बुर्जिला दर्रा हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है एक हो जाएगा आपका बनिहाल दर्रा, क्या बोलिएगा, बनिहाल दर्रा हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है एक हो जाएगा आपका पीर पंजाल दर्रा, क्या बोलिएगा, पीर पंजाल दर्रा। तो ये सभी बातों को एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही मिलान नहीं है, यानी कि गलत है। ब्लू माउंटेन मिजोरम में है, बिल्कुल ठीक है। अबोर हिल्स जो है मणिपुर में नहीं, अबोर हो गया, मिसमी हो गया, क्या बोलिएगा, अबोर हो गया, मिसमी हो गया, अबोर हो गया, मिसमी हो गया। और याद रखनी है आपका हो गया पटकाई बुम, ये सभी कहाँ पर है, तो याद रखनी है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो दीफू पलास जो है अरुणाचल प्रदेश में, कलांग नदी असम में। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, नहीं बढ़ती है। देखिए जैसे ही इधर चलिएगा पश्चिमी घाट नीचे की तरफ चलिएगा उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ पर एक है अनाईमुडी, अनाईमुडी सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है। तो ये चीज आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बढ़ता नहीं है बल्कि बढ़ता है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों में उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, बिल्कुल ठीक है। जैसे आपका हो गया गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा नदी होगा, कावेरी नदी हो गया, ये सभी जो है प्रायद्वीपीय नदियों की उस उत्पत्ति से ही होता है। पश्चिमी घाट सतत है था, उनके केवल दर्रों द्वारा ही किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी दो और तीन कथन जो है आपका सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट में जब भी जाइएगा तो आपको जैसे भोरघाट दर्रा हो गया, थालघाट दर्रा हो गया, पालघाट दर्रा हो गया, सेनकोना घाट दर्रा हो गया, ये सभी जो है कहाँ पर है, पश्चिमी भाग में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, तो ये मंड अंडमान में, कहाँ पर है, मंद अंडमान के पूर्व में है। और वो कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है बैरन, बैरन ज्वालामुखी द्वीप है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो कि एक प्रकार का सक्रिय है। और एक होता है, याद रखनी है नारकोंडम, क्या बोलिएगा, नारकोंडम जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी है, और ये भी जो है भारत में ही है, ठीक है। ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन पूछेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935। वहीं अगर पूछेगा प्रांत में द्वैत शासन, तो ये हो जाएगा 1919। वही पूछेगा प्रांतीय स्वायत्तता, क्या बोलिएगा, प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त करके इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्तता स्वतंत्र बनाया, ये किसमें, तो 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में याद रखनी है संघ न्यायालय की स्थापना किया, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और बोल सकते हैं म्यांमार को जो है भारत से अलग किया, तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखते हुए चलनी है। चलिए आगे का सवाल देखिए, माउंटबेटन योजना आधार बनी, तो ये देश का विभाजन करने के लिए। और माउंटबेटन योजना कब आया है, 3 जून 1947 को, इसीलिए हम लोग इसको 3 जून प्लान भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे का सवाल देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। स्वीकार करेगा तब तो हो जाएगा 22 जनवरी 1947, और पूछेगा इसको प्रस्तुत कब किया गया था, यानी कि लाया कब गया था, तो याद रखनी है 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको मंजूरी कब मिली, 22 जनवरी 1947 को जो है इसको मंजूरी मिली, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था, तो याद रखनी है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और कई के मन में आया होगा कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता था, तो इसको किसने कहा था, तो याद रखनी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। ये स्वराज दल हो जाएगा। और स्वराज दल याद रखनी है इसने 1895 ईस्वी में किया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक को याद रखनी है अशांति का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला गया था, अशांति का जनक। और अशांति का जनक इसको किसने बोला था, तो याद रखनी है बेरेंटाइन सिलोर ने। किसने बोला था, बेरेंटाइन सिलोर ने। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था, तो 1885 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी बात आपको एकदम आपको याद रखनी है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। तो याद रखनी है समीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में ढाका में किया गया था। और इसका पूछेगा कि राजधानी कहां पर बनाया गया था, तो लखनऊ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था, तो 1939 ईस्वी में। और ये किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय और संवैधानिक लक्ष्य घोषित किया गया है, यानी कि किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान लक्ष्य घोषित किया गया है। तो याद रखनी है प्रस्तावना में भी 3 प्रकार का न्याय लिया गया है। और ये कहां से लिया गया है, रूसी क्रांति से। इसमें बोला गया है आर्थिक न्याय, बोल सकते हैं आर्थिक न्याय, और एक बोल सकते हैं सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, और एक बोल सकते हैं राजनीतिक न्याय। ये तीनों कहां से लिया गया है, तो रूसी क्रांति से लिया गया है। तो ये चीज राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो ये कहां से लिया गया है, तो याद रखनी है रूसी क्रांति से। और इसकी भाग की बात करेगा तो भाग कितना में, 4 में लिया गया है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। भाग 4 में कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से भाग 4 को लिया गया है। और इसमें क्या है, डीपीएसपी है। क्या है, डीपीएसपी राज के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो यहाँ पर से हो जाएगा प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये जर्मनी के। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो याद रखनी है आपातकाल भी लिया गया। क्या बोलिएगा, आपातकाल में जो मौलिक अधिकार का हनन होगा वो जर्मनी के बाइमर संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, बाइमर संविधान से लिया गया, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा के, संघ और राज्य के बीच अगर शक्ति का विभाजन करेगा तो वो कौन करेगा, कनाडा करेगा। और यहीं से लिया गया है, याद रखनी है, संघात्मक प्रणाली। क्या बोलिएगा, संघात्मक प्रणाली कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे की सवाल देखिए, 1947 के विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे। देखिए जिस समय कैबिनेट मिशन आया था, जिस समय जो है कैबिनेट मिशन आया था उस समय बोलिएगा कि सदस्य कितने थे संविधान सभा में, तो याद रखनी है 389 सदस्य थे। और जो है 1947 में याद रखनी है कितना, देश आज़ाद हुआ तो उस समय कितना थे, 299 थे। और जब संविधान लागू हुआ, तो जब संविधान लागू हुआ उस समय अगर बात करेगा संविधान लागू होने के समय, तो इसमें कितना बच गया था, तो याद रखनी है 284 सदस्य बच गए थे। तो यहाँ पर से पूछ रहा है 1947 में विभाजन के बाद, तब आपका हो जाएगा 299। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को ध्यान से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया, तो ये आपको पता होगा 1909 में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। क्या बोलिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी इसी को बोला जाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 के अधिनियम में आया था। और इसमें जो याद रखनी है, मुस्लिम लीग को, क्या बोलिएगा, मुस्लिम लीग को जो है, मुस्लिम लीग को जो है अलग निर्वाचित क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट का तारीख मिला था, तो याद रखनी है 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आजाद हुआ था। लेकिन इसको बोला कब गया था, साइमन कमीशन जब आया था उसी समय मांगा गया था। और ये किसने माना था, तो याद रखनी है नेहरू रिपोर्ट में इसको लाया गया था। किसमें, नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है तेलुगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेलुगु। उसके बाद कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है कन्नड़ हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है मलयालम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा। ये चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ पर से कौन हो जाएगा, भाषा की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले तमिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए केरल के अतिरिक्त बंगाल के लोकप्रिय, तो केरल का कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है कथकली। कौन हो जाएगा, कथकली। कथक कहाँ का है, उत्तर भारत। मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का है। भरतनाट्यम आपका कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में दो को शामिल किया गया था। एक आपका शांति निकेतन और दूसरा हो जाएगा होयसल का मंदिर। देखिए यहाँ पर से अगर सबसे पहले 39वीं को याद रखने का, कौन हो जाएगा, रामप्पा मंदिर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रामप्पा मंदिर। 40वीं की बात करेगा, 40वीं इसमें आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है धौलाधर। क्या हो जाएगा, धौलाधर कहाँ पर है, गुजरात में, धौलावीरा बोल सकते हैं। और 41वीं पूछेगा तो यही हो जाएगा आपका शांति निकेतन। क्या हो जाएगा, शांति निकेतन, जो कि याद रखेगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था बंगाल में। 42वां पूछेगा तो याद हो जाएगा होसल का मंदिर। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। और अभी जो है 43वां कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है मोइद्दम। क्या बोलिएगा, मोइद्दम हो जाएगा। और मोइद्दम कहाँ पर है, तो याद रखनी है असम में है। असम में है, याद रखनी है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, दो, एक और तीन हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा। तो केवल दो बिल्कुल राइट आंसर, दो को शामिल किया गया तो केवल दो शामिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। तो ये खजुराहो का मंदिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खजुराहो मंदिर का समूह हो जाएगा। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। कावेरी बेसिन में स्थित कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है कावेरी बेसिन में स्थित हो जाएगा। तो ये देखिए सतमंगलम जो एक नहीं होगा, तमिलनाडु में है ये। ठीक है, ये भी हो जाएगा। पापीकोंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर से जो हो जाएगा आपका 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से कावेरी बेसिन है, तो ये चीज ध्यान देनी है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से सबसे क्रिटिकल, किसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम। क्या हो जाएगा, नागार्जुन श्रीशैलम हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी का महत्व रखता है। ये हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कौन हो जाएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और T/2 मल्टीप्लाई का इसी को दर्जा दिया गया था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत में सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम अमूर्त पूछेगा, तो ये हो जाएगा गरबा नृत्य। कौन हो जाएगा, गरबा नृत्य। और ये कहाँ का नृत्य है, तो याद रखनी है गुजरात। यहाँ पर बात आता है थोड़ा सा यूनेस्को। यूनेस्को की बात करेगा, गठन कब किया गया था, 1945 में। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो आपको याद रखनी है मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, फ्रांस के पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है, तो मगही नहीं होगा, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़ीसा है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, मगही आपका नहीं है। चलिए आगे का सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईओ ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति को मंजूरी प्रदान की, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों का दोनों कथन जो है आपका यहाँ पर से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ियों को पहचान करें। ऑपरेशन दोस्त और सूखे नजरिया से चलाया गया था, नहीं ऑपरेशन दोस्त की बात करेगा तो ये जो है तुर्की के लिए चलाया गया था। किसके लिए? तुर्की के लिए चलाया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे क्या बोला गया, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन के द्वारा फंसे भारतीयों को नागरिक को बचाने के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावत हैती के भारतीय नागरिकों को निकालना था। ये दोनों का दोनों सही है, यानी 2 एवं 3 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मिशन दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? डीआरडीओ ने 9 मार्च 2024 को एमआईआरवी तकनीक से सात स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। बिल्कुल ठीक है। मिशन दिव्यांगत नमन उड़ान शक परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। तो ये दोनों का दोनों कथन सही है। और इसका पुराना नाम क्या था? तो याद रखनी है व्हीलर द्वीप। क्या बोलिएगा? व्हीलर द्वीप इसका पुराना नाम था। तो ये भी आपको याद रखनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करना है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। नहीं, एक होता है नवीकरणीय। क्या बोलिएगा? नवीकरणीय। नवीकरणीय में याद रखनी है, और पवन ऊर्जा, इस दोनों में जो है भारत कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो ये आपका पचमा बोल रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पचमा में याद रखनी है, सौर ऊर्जा में बोलेगा। सौर ऊर्जा में ये कितने भारत है? तो याद रखनी है 5वें है। तो भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। तो ये दोनों का एक कथन जो है आपका सही है। तो केवल बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह का क्रियान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दिया है? सितवे बंदरगाह। क्या बोलिएगा? सितवे बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है? तो ये फिलीपींस ने। किसने? फिलीपींस ने। और इसके बाद याद रखनी है इंडोनेशिया ने भी शुरुआत किया है, लेकिन फिलीपींस आपको ध्यान देनी है। आगे का सवाल देखिए, हाल ही में खबरों में रहा डस्टलीक संयुक्त सैन्य अभ्यास। डस्टलीक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फिलीपींस में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली सौंपी। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के बीच है, नहीं रूस के बीच है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, नहीं 2 चरणों वाली सुपर क्रूज मिसाइल है, तो ये भी आपका गलत हो गया। भारत ने इसकी रन 450 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, नहीं ये जो है 350 किलोमीटर से बोल सकते हैं 1500 किलोमीटर तक अधिकतम दूरी का सफल बनाया है, बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो ये तीनों का तीनों कथन सही है। तो बोल रहा है कौन से सही है? तो उपयुक्त में से कोई भी सही इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया? तो ये हो जाएगा आपका, याद रखनी है कौन बन जाएगा। बोल रहा है बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मुंबई पोर्ट। कौन बन जाएगा? मुंबई पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? अमिताभ बच्चन को। सबसे पहला किसको दिया था? नरेंद्र मोदी पीएम को। ठीक है, प्रधानमंत्री पीएम को दिया गया था। उसके बाद किसको दिया गया था? तो याद रखनी है आशा भोसले को दिया था। और तीसरा किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चक्रवात रेमेल। रेमेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखनी है इसका जो संबंध है पूर्वोत्तर भारत से है। और इसका नाम किसने दिया है? तो याद रखनी है ओमान ने दिया है। किसने रखा है? ओमान ने रखा है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो ये जो विकसित किया गया है, तो याद रखनी है किसके द्वारा? डीआरडीओ। डीआरडीओ कहाँ की संस्था है? तो याद रखनी है भारत का स्पेस एजेंसी है। और बोल सकते हैं इसका गठन की बात करेगा तो 1 जनवरी 1958 में इसका गठन किया गया। और इसका मुख्यालय बात करेगा तो हेडक्वार्टर बात करेगा तो आपको कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा। और इसकी बात करिएगा अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखनी है समीर कामंत है। कौन है? समीर कामंत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सैला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैला सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये कहाँ से अरुणाचल प्रदेश को असम में जोड़ता है? ये कल भी हमने आपको बताया था। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लाइन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ से दोनों का दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तभी तुरंत बताया, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और जापान के संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिमैक्स 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो बिल्कुल ठीक है, यह जिमैक्स का 10वां संस्करण था। 10वां नहीं, ये 10वां संस्करण नहीं था, शायद 9वां संस्करण था। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, तो यहाँ पर से केवल एक सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वें G7 शिखर सम्मेलन अल्पुलिया इटली में संपन्न हुआ। तो बिल्कुल ठीक है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। G7 में भारत देश नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। तो ये 1 और 3 जो है आपका सही है, और बी जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा सांसद भृतहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। बिल्कुल ठीक है। और इसकी चर्चा संविधान के 95 के क्लाउज 1 में रहता है। भारत
स्वतंत्र भारत के 18वीं लोकसभा के पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। तो ये दोनों का दोनों कथन सही है। और नीचे देख लीजिए इसी का दिया गया है, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति संबंध राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 के 1 में नहीं, अभी तुरंत हमने बताया 95 के 1 में इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर से जो है बोल रहा है कि कितने सत्य हैं, 3 सत्य हैं, केवल 3 सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया है? ये भारत मंडपम पे लिया है। कहाँ पर लिया था? भारत मंडपम में। ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए, 27 जुलाई 9 अगस्त 24 को बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में आयोजित किया गया। तो ये दोनों का दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के सवाल देखिए, भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया उसका नाम क्या है? देखिए ब्राउन बैन के जगह पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील हो जाएगा। बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील कहाँ पर है? आपको याद रखनी है, मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और डल झील भी आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिए, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? तो राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे का सवाल देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। और इसकी गठन कब किया गया था? 1972 में। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नरोड़ा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। राणा प्रताप सागर परमाणु केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा, आपको ये तो नहीं है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है, तमिलनाडु में। और सबसे बड़ा अगर परमाणु संयंत्र पूछेगा ऊर्जा केंद्र कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है कुडनकुलम। क्या बोलिएगा? कुडनकुलम। और कुडनकुलम भी कहाँ पर है? तो याद रखनी है, तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस विशेष राज्य के विधानसभा के आधे से बड़े आकार का नहीं। विधान परिषद की बात करेगा तो विधान परिषद का जो सदस्य होता है वो विधानसभा का, याद रखनी है, 1/3 होता है। और बात करिएगा संख्या में तो कम से कम 40 होना चाहिए। तो ये बोल रहा है बढ़ा होता है, तो ये आपका गलत हो गया। किसी राज्य के राज्यपाल उस विशेष राज्य के विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है, तो ये भी गलत हो गया। विधान परिषद का अध्यक्ष जो है विधान परिषद के सदस्य द्वारा ही किया जाता है, किसी में से एक। तो ये बोल रहा है कौन सा सही है? तो न तो एक न तो दो, कोनो भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो याद रखनी है, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? तो याद रखनी है, अमाशय में होता है। कहाँ पर होता है? अमाशय में स्टार्ट होता है। और इसका पूर्ण पाचक रस कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख अंग कहाँ पर होता है? मुख में ही होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिए, मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर में था, जिसे भी क्या कहा जाता है? गिरिब्रज कहा जाता है। और इसी को याद रखनी है, राजगिरी भी कहा जाता है। क्या बोलिएगा? राजगिरी भी कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे का सवाल देखिएगा, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? कई नदियां जैसे गंगा, सोन मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदान थी। बिल्कुल सभी का सभी कथन जो है सही है। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और ये कब लाया गया था? 1993 में। और इसमें 12वीं अनुसूची में याद रखनी है, नगर निगम को शामिल किया गया था। क्या बोलिएगा? नगर निगम को शामिल किया गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। आगे के सवाल को देखेंगे, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को संस्थान आरक्षण आरक्षण दबे कुचले लोग को आरक्षण दिया जाता है। 243 का डी हो जाएगा। ए में क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है, ग्राम सभा का गठन हो जाएगा। क्या बोलिएगा? ग्राम सभा का गठन हो जाएगा। सी में क्या हो जाएगा? ग्राम सभा का संरचना कैसा होगा, ये चीज बताया गया। और बी में क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है, इसमें जो है ग्राम सभा के गठन के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फरवरी 2020 में नए प्रमुख बंदरगाह के स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया? तो बंधावन ये बोल सकते हैं बंदरगाह। और ये कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे किस प्रकार के चट्टान में हमने बताया हीरा जो है कहाँ पर होता है? तो कुडप्पा क्रम के चट्टान में हीरा होता है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिए, भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात और पौंडीचेरी के तटिया में पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। भारत में लगभग 80% कोयला जो है बिटुमिनस और नॉन कोरोडिड ग्रेड है, याद रखनी है। और सबसे कम क्या है? याद रखनी है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है, लेकिन भारत में जो है लगभग ये 2% ही है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप, जीवन से जुड़ी घटनाओं में सबसे जुड़े प्रतीकों में से स्तूप किसका निर्माण करता है, मृत्यु जो है, मृत्यु का संकेत क्या है, स्तूप बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेईवाई के लाभ निम्नलिखित में से कौन है, आवश्यक होने पर सभी लोक एवं सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों एवं निःशुल्क चिकित्सालयों में उपलब्ध होना, मतलब कि बोल सकते हैं जो अभी आपका आयुष्मान कार्ड बना है उसमें जो है प्राइवेट में हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं और निजी में, तो ये बिल्कुल ठीक है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य अनुरक्षण सेवाओं पर नकदी रहित और कागज रहित अभियान, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है नहीं आपको नगद देना है कोई बैलेंस, आपको जो है डिजिटल इंडिया के रूप में प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से 5 लाख, ये 5 लाख होगा, 5 लाख तक का सीमा उपलब्ध कराया जाना है। तो ये सभी का सभी कथन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल ठीक है। कोशिका के अभाव में सजीव का शरीर का निर्माण संभव नहीं है, दोनों का दोनों नहीं है। देखिए सबसे पहले जो क्या बनेगा, सेल, सेल मतलब कोशिका, कोशिका से बाद क्या निर्माण होगा, टिश्यू, टिश्यू मतलब उत्तक, उत्तक के बाद क्या बनेगा, ऑर्गेन बनेगा, यानी कि अंगतंत्र बनेगा, अंगतंत्र के क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम बनेगा, क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम यानी अंगतंत्र बनेगा। ठीक है बोल सकते हैं अंगतंत्र, उसके बाद क्या बनेगा, आपका याद रखनी है, अंगतंत्र के बाद आपका क्या बनेगा, बॉडी बनेगा। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे अंगक होते हैं जंतु कोशिका में, वही पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंगक पूछेगा तो आपका हरित लवक हो जाएगा, जिसको हम लोग प्लास्टिक भी बोलते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो ये तीनों का तीनों कथन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका का सबसे बड़ा अंगक लवक है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, पेलेट का मतलब किसने किया था, याद रखनी है, राइबोसोम, क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। तो ये चीज आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। बढ़िया अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो याद रखनी है इसके जो किया गया था, तो ये किसने, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। और डीएनए का खोज किसने किया था, तो याद रखनी है फ्रेडरिक मिसर ने किया था। किसने किया था, फ्रेडरिक मिसर ने इनका खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेक्राइल ग्रंथि का स्रावित करता है, तो ये प्रकार का आंख से स्रावित होता है और ये इसके द्वारा आंसू बाहर आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। पसीना को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत ग्रंथि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वेत ग्रंथि। सीबम जो है एक प्रकार का पसीना है, बाहर निकलता है त्वचा से, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और म्यूकस जो है अमाशय के दीवार पे रहता है और जो याद रखनी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारा सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग के शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। कौन होता है, लीवर जिसको बोलते हैं। अगला सवाल देखिए, परमाणु के इलेक्ट्रॉन में अस्तित्व का पता लगाया गया था अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा, जे थॉमसन। और गोल्डस्टीन ने किस किया था, तो याद रखनी है रदरफोर्ड। जैसे याद रखनी है, सबसे पहले आपको याद रखनी है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो आपका हो गया, उसके बाद आपका होता है प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन। उसके बाद याद रखनी है न्यूट्रॉन। ये तीन को एकदम आपको ध्यान देनी है। इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जे थॉमसन, कौन हो जाएगा, जे थॉमसन हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं बात करेगा प्रोटॉन का कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है रदरफोर्ड, क्या याद रखनी है, रदरफोर्ड या बोल सकते हैं गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है जेम्स चेडविक हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों को याद रखनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, सोडियम 24 का, किसका। और याद रखनी है कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है, दूध का खट्टा होना बिल्कुल है, मानव शरीर का भोजन का पचना बिल्कुल ठीक है, जल का उबलना याद रखनी है भौतिक अभिक्रिया है, क्या है, भौतिक अभिक्रिया है, फलों का पकना और दूध का जलना। यहाँ पर से चार को, तीन को छोड़ के सभी हो जाएगा, तो 1 2 4 5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अधातु जो है ये क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये अपकारक है। ये दोनों का दोनों कथन सही है, क्योंकि अधातु जो है याद रखनी है ये एक प्रकार का बोल सकते हैं ऋणात्मक होते हैं और धातु जो है क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को, और इसको हम लोग किसमें मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। किसमें मापते हैं, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रावधान करता है, तो ये हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या बोलिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो अलग अलग शाखाएं हैं, बिल्कुल ठीक है। अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है, संबंधित है, क्या है, संबंधित है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबंधित किया जाता है, तो याद रखनी है उभरती हुई और विकासशील। भारतीय जो है क्या है,
उभर रही है और विकासशील भी कर रही है। तो 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जो है आपको 100 क्वेश्चन करवाया, इसमें आपका कितना नंबर आया? जिसका भी नंबर 80 प्लस आ रहा है, उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी, और जिसका अगर एवरेज लड़का की बात करेगा तो 65 से 70 के बीच रहना चाहिए। ये क्योंकि ये सभी प्रश्न वैसे हैं, इसीलिए हमने ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आपका होमवर्क सीरीज़ का दिया गया है। अगर आप होमवर्क सीरीज़ डेली बनाते हैं, तो डेली पढ़ते हैं, ध्यान से लिखते हैं, तो आपकी इसमें जो है 80 नंबर ईमानदारी पूर्वक आनी चाहिए। और जो है अभी जो है आपका 3 दिन जो क्लास बंद रहेगा सरस्वती पूजा को लेकर, लेकिन आपका जो है डेली फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस सेट एक आता रहेगा। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।